तो केमिस्ट्री थोड़ी ओवरडोज हो गई थी। कोई भी जो ड्रग थी ना, देखिए बेटा हमने, और हमारा भी थोड़ा आज, नहीं मैं टाइम से ज्यादा नहीं लूंगा, टॉपिक थोड़ा हेवी है। तो देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, गासेस लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और गासेस लॉ की हमने एक जो है वो केस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो स्फेरिकल गाजियन सरफेस हो, और स्फेरिकल गाजियन सरफेस के अंदर अगर कोई भी हम चार्ज रखते हैं, तो उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। और उसी फार्मूले की बुनियाद पे हमने ये पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज के, शेप के और उसकी एरिया के। आज उसके फर्दर जो है वो केसेस डिस्कस करते हैं कि गासेस लॉ इसके सिवा कौन सी चीजें हमें बताता है। तो इसके अंदर आज हम गासेस लॉ का केस 2 करते हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि केस 2 करते हैं बेटा, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन Gaussian surface having arbitrary shape, किसी भी आर्बिटरी शेप के अंदर जिसका कोई रेगुलर शेप ना हो, किसी ऐसे गाजियन सरफेस के अंदर हम चार्ज रखते हैं जिसके जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है। ये एक ऐसा गाजियन सरफेस है जिसका कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। अगर ऐसे गाजियन सरफेस के अंदर हम किसी भी चार्ज को रखते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास चार्ज है, और ये चार्ज Q जो हमने रखी हुई है ये एक आर्बिटरी शेप के गाजियन सरफेस के अंदर रखी हुई है। और ये जो गाजियन सरफेस है, इसके अंदर ये जो चार्ज रखी हुई है, ये एक सिंगल प्लेस पे रखी, एक ही जगह पे ये चार्ज रखी हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इसके बाहर आएगी, और इस चार्ज की वजह से इस तरह से जो है वो इसका फ्लक्स बनेगा। ठीक है, ये इसका बनता है, इस तरह से फ्लक्स बनता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आप देखोगे कि जिस तरह से हमने कल पॉइंट्स बनाई थी, सपोज करें ये पॉइंट P मैं ले रहा हूं, ये पॉइंट Q ले रहा हूं, और ये पॉइंट R ले रहा हूं, और आप कह लें कि ये पॉइंट S ले रहा हूं। अब ये जो गाजियन सरफेस है इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स ली हुई है, P है, Q है, R है एंड S है। आप खुद देख सकते हैं कि चार्ज के दरमियान और गाजियन सरफेस के पॉइंट P के दरमियान डिस्टेंस कम है, और Q के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, R के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट है, और S के दरमियान डिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप आर्बिटरी शेप का कोई गाजियन सरफेस लेते हो, और ऐसे गाजियन सरफेस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट्स बनाते हो, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो चार्ज से इक्वल नहीं होता। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। तो इसकी पहली बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड at all points on Gaussian surface is not equal।
के हर पॉइंट पे इक्वल नहीं होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नॉट perpendicular with Gaussian surface। गाजियन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस के दरमियान और इस सरफेस के दरमियान एंगल्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें आपके बुक के अंदर भी मेंशन है कि अगर कोई भी आर्बिटरी शेप का आप गाजियन सरफेस लोगे और उसके अंदर अगर कोई भी चार्ज आप इनक्लोज करोगे, तो उस गाजियन सरफेस के ऊपर जितनी भी आप पॉइंट्स बनाओगे, उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है फिर वो गाजियन सरफेस के साथ भी हर जगह पे परपेंडिकुलर नहीं होती, डिफरेंट एंगल्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की विद द गाजियन सरफेस। ठीक है, अब अगर इसका हम फ्लक्स देखेंगे तो इसमें से भी जो फ्लक्स होता है, अगर इसका भी आप फ्लक्स देखोगे तो फ्लक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज के। इसका भी फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है कि अगर पूरे सरफेस को इस तरह से आप स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करके फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो भी फ्लक्स जो होता है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। फ्लक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज आपको बताती है कि फ्लक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज एंड शेप के गाजियन सरफेस का कोई भी शेप होता है, लेकिन जब आप उसके अंदर चार्ज को क्लोज करते हो तो उसमें से जो फ्लक्स होता है वो ओनली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और दूसरा उसके अंदर मीडियम पे, कि चार्ज जो होती है इस गाजियन सरफेस के अंदर मीडियम कौन सा है, एयर है, लिक्विड है या एनी अदर मीडियम है, तो आप कर सकते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस ये होता है कि अगर हमारे पास इसका स्पेशल केस ये होता है कि इफ चार्ज is यूनिफॉर्मली, या आप इसको इस तरह से करें, चार्ज is distributed within Gaussian surface। अगर चार्ज को गाजियन सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सपोज करें अभी ये तो केस हमने डिस्कस किया कि इस तरह से जो है वो हमारे पास है कोई भी जो होता है वो आर्बिटरी शेप का, अगर इस तरह से कोई भी गाजियन सरफेस होता है उसके ऊपर सपोज करें इस तरह से हम 10 कूलम चार्ज रखते हैं, ये 10 कूलम चार्ज यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका फ्लक्स कितना होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम अब इस तरह से कर देते हैं इसको कि ये जो चार्ज होती है इसको अब हम तकसीम कर देते हैं, अगर इस चार्ज को हम तकसीम कर देते हैं, एक जगह पे नहीं रखते, इस 10 कूलम के हमने 10 हिस्से कर दिए, 1 कूलम के पीसेस किए, और वही 10 कूलम है, टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं है। इसमें भी 10 कूलम है और इसके अंदर भी कितनी है, 10 कूलम। लेकिन फर्क ये कि पहले वही 10 कूलम जो है वो एक ही जगह पे हमने रखी हुई है, अब उसी 10 कूलम को हमने जो है वो पूरे उस गाजियन सरफेस के अंदर बिखेर दिया है, इस तरह से फैला दिया है पूरे गाजियन सरफेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है,
रूम को आप गाजियन सरफेस ले लें, अगर 10 कूलम चार्ज इस रूम के सेंटर पे रखते हैं तो भी फ्लक्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, या उस 10 कूलम चार्ज के 10 हिस्से कर ले जी। मध्यान्ह साई को ने ना छुट्टी करे जे देते वे अंदर स्क्रीन लगाई जाए, बस छुट्टी करे रहे। तो देखिए आप कह सकते हैं कि 1 कूलम की जो चार्जेस होती है, या आधे कूलम की 20 चार्जेस कर दें, या 1/4 ऑफ कूलम की 40 चार्जेस कर दें, तो भी फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि फ्लक्स जो होता है ना वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। अगर 10 कूलम एक जगह पे तो भी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 10 कूलम है। अगर 10 कूलम को आप इस तरह से फैला देते हैं तो भी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितनी होती है, क्योंकि हमने गासेस लॉ के अंदर पढ़ा था कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होती है वो अलजेब्रिक सम होती है, और अलजेब्रिक सम जब होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज एक जगह पे है या चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो ये दो और केसेस थे जो भी आपके माइंड में होने चाहिए, कि गासेस लॉ जो हमें बताता है वो इस चीज के बारे में बताता है कि किसी भी गाजियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है, उसके साइज से, शेप से, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं, इसका आप कंक्लूजन लिख सकते हैं गासेस लॉ का, कि फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस is independent of size, shape and charge distribution। ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फ्लक्स जो होता है वो इन चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में, कि एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। देखिए गासेस लॉ की एप्लीकेशन हमने एक बात डिस्कस की थी बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो न सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं, बट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताती है। तो स्ट्रेंथ का हमने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बताती है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अगर किसी जगह पे डेंसिटी या तादाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है अगर ज्यादा होती है तो हम कहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर कहीं पे तादाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कम होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उस जगह पे वीक होती है। तो अब देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो फ्लक्स होता है। अगर किसी भी जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं इसका मकसद है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता लगती है, और डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लग सकता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गासेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करता है। इसका मकसद है कि गासेस लॉ को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर कर सकते हैं, इसका मकसद है फिर हम गासेस लॉ को इस्तेमाल करके चार्जेस के दरमियान फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो होती है वो E इंटू क्यू होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मेयरमेंट आप गासेस लॉ से कर सकते हैं, तो इसका मकसद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मेयरमेंट जो है वो भी आप गासेस लॉ से कर सकते हैं। तो ये गासेस लॉ की एप्लीकेशन होती है। गासेस लॉ बुनियादी तौर पे जो अप्लाई किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गासेस लॉ डील्स विथ फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड, फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, गासेस लॉ is used to find electric field intensity। गासेस लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका पहला केस है उसका कि हमारे पास केस 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर सकते हैं बेटा, इसका केस 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड स्फीयर when charge is uniformly distributed on surface। देखिए स्फीयर के दो केसेस हैं। अगर कोई भी स्फीयर है उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्फीयर है, अगर इसके इस तरह से चार्ज हम बनाते हैं, इसका मकसद है चार्ज इसके सरफेस पे। ठीक है, हम ये केस कर रहे हैं। अगर कोई स्फीयर है उसके अंदर इस तरह से चार्ज बनी हुई है, इसका मकसद है कि ये जो होती है इस तरह से, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वॉल्यूम चार्ज है इसका। जबकि इसका जो होता है ओनली सरफेस एरिया जो होती है वो चार्ज है। ठीक है, अब ये जो ऐसा स्फीयर जिसका सिर्फ सरफेस चार्ज है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर का होता है, कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा सरफेस पे रहती है, और इंसुलेटर के ऊपर भी चार्ज सरफेस पे रह सकती है। जरूरी नहीं इंसुलेटर का पूरा वॉल्यूम चार्ज हो। अगर आप करोगे ही इंसुलेटर का सरफेस तो उसका चार्ज सिर्फ सरफेस होगा, जरूरी नहीं है कि इंसुलेटर का पूरा वॉल्यूम चार्ज हो। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम केस करने जा रहे हैं ये सिर्फ सरफेस वाला केस है। अगर किसी भी स्फीयर का पूरा वॉल्यूम चार्ज होगा तो फिर ये फार्मूले नहीं लगेंगे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पूरा वॉल्यूम अगर चार्ज होगा तो फार्मूले डिफरेंट होंगे। अगर किसी भी स्फीयर का पूरा वॉल्यूम अगर चार्ज होता है तो फिर आप वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये हमारे वाले जो फार्मूले होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है जिसका सरफेस चार्ज होता है, जिसके वॉल्यूम चार्ज नहीं होता। इसलिए मैंने ये कहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस होती है। अब इसका सिर्फ आज एक जो है वो केस का भी एक पार्ट करते हैं, बाकी पार्ट्स जो इंशाल्लाह कल करेंगे। अब इसमें पहला होता है कि सपोज करें कि हमने इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। सपोज करें ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसको हम इस तरह से चार्ज करते हैं। अगर हम इसको इस तरह से चार्ज करते हैं
अब इस स्फेयर का आप रेडियस ले लें, इसके स्फेयर के रेडियस को हम कहेंगे r। अब अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कि एक पॉइंट P हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट P ली हुई है और P का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं RP, RP ग्रेटर देन R। कि हम एक ऐसी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो इस स्फेयर से बाहर है। जब पॉइंट स्फेयर से बाहर होती है तो सेंटर ऑफ स्फेयर से उसका डिस्टेंस हम स्मॉल r लेते हैं। स्मॉल r का मकसद होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। डिस्टेंस हमेशा कहां से लिया जाएगा? सेंटर से, सरफेस से नहीं लिया जाएगा। और ये जो पॉइंट आउटसाइड है इसका मकसद है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P इज ग्रेटर देन रेडियस। कि ये जब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस, इसका मकसद है कि जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं ये आउटसाइड स्फेयर होती है। अब अगर एक और पॉइंट हम कंसीडर करें इसके ऊपर, सपोज करें एक पॉइंट Q हम कंसीडर करते हैं और पॉइंट Q जो होती है इसका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q इज इक्वल टू R। इसका मकसद है कि ये पॉइंट जो होती है वो कहां पे होती है? सरफेस पे होती है। अगर हम एक और पॉइंट कंसीडर करें कि पॉइंट जो होती है वो एस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एस पॉइंट अंदर है, मींस डिस्टेंस ऑफ द एस लेस देन आर। जब डिस्टेंस ऑफ द एस जो होता है वो लेस देन आर होता है, इसका मकसद है कि पॉइंट जो होती है वो इनसाइड होती है। तो हमने किसी भी स्फेयर को जब हम चार्ज करते हैं और उसकी चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहती है तो 3 पॉइंट्स पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले दिए हुए आपके बुक के अंदर, 3 जगहों, तीनों पॉइंट्स के दिए हुए। हम सिर्फ एक पॉइंट का आज डिस्कस करते हैं, 2 पॉइंट्स का कल डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है इसके अंदर कि हम करेंगे E एट पॉइंट P, E एट पॉइंट P और पॉइंट P का डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ग्रेटर देन डिस्टेंस रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसको हम इस तरह से जो है वो फिर बनाते हैं इसको कि सपोज करें ये हमारे पास वही सेम स्फीयर है। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा करके बनाया है और ये इसका सेंटर है। अब इसके अंदर सपोज करें इसका जो अपना रेडियस है ये रेडियस R है और इसके अंदर एक मैं पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूं और ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज दे दी है और चार्ज इसके सरफेस पे रहती है। अब यहां पे हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गासेस लॉ। गासेस लॉ कहता है कि जब भी आपने गासेस लॉ को कहीं पे अप्लाई करना है तो गासेस लॉ हमेशा तब अप्लाई किया जाता है जब चार्ज किसी जगह पे इनक्लोज्ड होती है। गासेस लॉ के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होती है। हम एक गाजियन सरफेस लेते हैं और उस गाजियन सरफेस के अंदर हम चार्ज को बंद करते हैं। अब हम किसके लिए गासेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं? इस चार्ज्ड स्फीयर के लिए। तो गासेस लॉ तब अप्लाई होगा जब ये चार्ज्ड स्फीयर जो होगा ये किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद होगा। जब तक ये जो है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद नहीं करेंगे तब तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गासेस लॉ कहता है कि पहले आप ये करें कि इस पॉइंट को जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां से एक गाजियन सरफेस बनाए। तो ये हम बनाते हैं गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस का उसी पॉइंट P से गुजरना जरूरी होता है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। गाजियन सरफेस भी मैंने स्फेरिकल शेप का लिया है क्योंकि हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? स्फेयर। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे गाजियन सरफेस कौन सा इस्तेमाल करें? स्फेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्फेयर इस्तेमाल करोगे, कोई और नहीं करोगे। आप यहाँ पे क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप यहाँ पे कोई आर्बिटरी शेप का कर सकते हैं, कोई भी गाजियन सरफेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी चॉइस होगी ये आपकी कैलकुलेशन को आसान भी बना सकती है और आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल भी बना सकती है। तो अगर तो कोई भी स्फेरिकल शेप का कोई भी हमारे पास जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमेशा गाजियन सरफेस स्फेरिकल लिया करें ताकि इसके अंदर कैलकुलेशन आसान होगी। तो पहले स्टेप के अंदर जिस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे हमने ले लिया गाजियन सरफेस। अब अगर हम यहाँ पे गासेस लॉ अप्लाई करते हैं तो गासेस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ, गासेस लॉ के मुताबिक जब ये स्फेयर एक क्लोज्ड स्फेयर के अंदर बंद हो गया तो उसका जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम गासेस लॉ को डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर हम इसी गाजियन सरफेस को इस तरह से स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम करें तो भी हम इसका फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, तो ये होगा आल्सो फ्लक्स जो होता है वो ई डेल्टा ए होता है, इक्वेशन 2। तो आपको पता है यहाँ पे स्फेयर है, देयरफॉर ई, और ये हो जाएगी एरिया ऑफ स्फेयर, क्योंकि हम स्मॉल पीसेस स्फेयर के ले रहे हैं, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू ए कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस चार्ड स्फेयर को गाजियन सरफेस के अंदर बंद करके करेंगे फ्लक्स तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर इस गाजियन सरफेस के स्मॉल पीसेस करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए, वेयर ए जो होता है ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया किसकी ली हुई है, स्फेयर की। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए, या इस तरह से करोगे अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये ए जो होता है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये एक मिनट बेटा, 4 पाई एरिया होती है आर स्क्वायर, एक ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इंटू होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कर सकते हैं, इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन, सही है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको बताता है कि अगर आप किसी भी स्फेयर को चार्ज करोगे तो स्फेयर को चार्ज करने के बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आइसोलेटेड चार्ज की तरह होती है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड स्फेयर, चार्ज्ड स्फेयर behaves as an isolated point charge। ये जो होता है चार्ज्ड स्फेयर जो होता है वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सपोज करें ये स्फेयर है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से बना सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह होती है। आप कह सकते हैं कि स्फेयर का बिहेवियर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का होता है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सपोज करें आप यहाँ पे 1 कूलम आइसोलेटेड चार्ज है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपान आर स्क्वायर।
अगर आप कोई स्फेयर लेते हो और उसके ऊपर अगर इस तरह से 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो 1 कूलम, तो भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू अपन आर स्क्वायर। 1 कूलम चार्ज को आप स्फेयर के सरफेस पे फैला देते हो या वही 1 कूलम चार्ज उसके सेंटर पे रख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी हो जाएगी, के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी केसेस का